Hello everyone, welcome to the House of Royce. हाउस ऑफ रॉयस एक ऐसा पॉडकास्ट सीरीज़ है जिसमें हम वो सारी बातें करते हैं जो एक कपल या एक फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है जब वो किसी नए शहर या नए देश में जाते हैं। मैं हूँ सायंतिनी सेन रॉय, मैं एक अध्यापिका हूँ और ये है मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुबीर रॉय, ये एक मेडिकल डॉक्टर हैं। हम 2021 तक इंडिया में थे, अब हम बॉस्टन में रहते हैं। इंट्रोडक्शंस काफ़ी हो गए, लोग बोर हो जाएंगे। आई थिंक पॉडकास्ट का टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज का क्या है टॉपिक? आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है। हम इस एपिसोड की शुरुआत एक कहानी से करेंगे। सुबीर एक मेडिकल डॉक्टर है, तो सुबीर से सुनते हैं वो कहानी। ओके, तो ये कहानी थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा डरावना भी होगा। और आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है काफ़ी हैवी होने वाला है, क्योंकि लिए हम बहुत सारे मेडिकल फैक्ट्स एकदम डेप्थ में जाके देखने वाले हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं इसे काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। तो ये उन दिनों की कहानी है जब पैंडेमिक ज़ोरों शोरों से चल रहा था इंडिया में। पैंडेमिक इंडिया में शुरू हुआ था समवेयर अराउंड फरवरी 2020 के आसपास, और 2021 में वो भयानक सा एक डेल्टा वेव चल रहा था जिसमें बहुत लाखों लोग मरे इंडिया में और दुनिया में। हम गुड़गांव में थे उसके पहले, और क्योंकि लिए लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, ऑफिस बंद थे, तो कुछ सेंस नहीं बन रहा था कि गुड़गांव में बैठे काम करें, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो कोलकाता से बिलोंग करती है। और मेरे घर पे मेरा बच्चा तब काफ़ी छोटा था और कोई दोस्त नहीं आसपास, बाहर जाके वो खेल नहीं पा रहा था। सो इट वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टाइम टू रेज अ किड, बिकॉज वो जो साल होता है जब बच्चा ग्रो करता होता है, तब उसे काफ़ी इंटरेक्शंस की ज़रूरत होती है ताकि वो सीखे आसपास के लोगों से। लोग ही नहीं है भी आसपास, कोई बच्चे नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम कोलकाता जाएंगे और वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा फैमिली है, उनके साथ रहेंगे, तो सबसे इंटरेक्शंस होगी, बच्चा काफ़ी इंटरेक्ट करेगा, काफ़ी सीखेगा। वो सोच के हम गुड़गांव छोड़ के हम गए कोलकाता। अब कोलकाता में हम रहते हैं एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम है हाली शहर। काफ़ी हिस्टोरिकल शहर है, कभी गूगल करिएगा। और बहुत ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि वो शहर से काफ़ी दूर है। इट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेन कोलकाता सिटी। ओके, अब हम वहाँ पे काफ़ी शान से रह रहे थे। मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, इंटरनेट बढ़िया था वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, सब मीटिंग्स वगैरह सब बढ़िया से हो रहा था। बच्चा काफ़ी खुश था, बहुत आसपास के लोग खुश थे क्योंकि घर पे एक बच्चा आया हुआ था। सो इट वॉज क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस। लेकिन उसी नाइस एक्सपीरियंस के आसपास चल रहा था एक मौत का तांडव, क्योंकि लिए वो था डेल्टा वेव हाइट पे। मई का बात कर रहा हूँ, मई 2021। आसपास हम एम्बुलेंस सुन पा रहे थे, ठीक है। किसी के घर पे किसी को कोविड हुआ, उसे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है क्योंकि लिए सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है बोल के, और ये एक नॉर्मल सा हो गया था। और घर पे सब डरे हुए थे क्योंकि लिए बाहर जाते ही एक डर सा लगा रहता था कि कहीं कोविड ना हो जाए, तो सब लोग अवॉइड कर रहे थे बाहर जाना। बाहर किसी से भी इंटरेक्ट करना पूरी तरह से बंद था। लेकिन घर पे इतने सारे लोग थे तो हमारा वैसे टाइम पास हो जाता था, बच्चा भी काफ़ी खुश था, वो सब ठीक है, लेकिन बाहर जाने से हम डर रहे थे। अब ये सब सिनारियो में एक दिन मेरे फादर इन लॉ बाहर गए, और बाजार तो हमें करनी पड़ेगी ना, घर पे खाना तो आना है, राइट। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल इन टर्म्स ऑफ डूइंग दोज ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑल। तो मास्क पहनते थे, डिस्टेंस बनाए रखते थे, आके सैनिटाइज करते थे हाथ, वो सब करते थे, और उन्होंने वो सब किया। बट उस दिन कुछ तो हुआ जो हमें भी नहीं पता क्या। लेकिन आने के बाद आई थिंक उसके 2-3 दिन बाद उन्हें डायरिया होना शुरू हुआ, ठीक है, और उसके बाद सर्दी जुकाम शुरू। धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स सब में होने शुरू हो गए, और अब हम पूरी तरह से टेंशन में कि ये क्या है, कहीं ये कोविड तो नहीं है। और सब डर, एक घर पे एक बहुत भयानक सा डर कि अभी करे क्या। तो ये सब डर के माहौल में मैं अकेला डॉक्टर वहाँ पे। अब
कोविड में एक इंटरेस्टिंग सा गेम जो चल रहा था मेडिकल फील्ड में, वो था कि कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे। आपको, आपके पास अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है या आप जस्ट मेडिकल कॉलेज से बाहर आए हो, डजेंट रियली मैटर, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कोविड कैसे ट्रीट करना है। आप कहीं कोई गाइडलाइंस नहीं, ठीक है। अब ये सब अनसर्टेनिटी में आपको कोविड ट्रीट करना है, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को कोविड हिट हो चुका है, ठीक है। मैं डेटा काफ़ी एनालाइज करता था, अभी भी करता हूँ, ठीक है। और मैं जो डेटा देख रहा था उसके हिसाब से मैं डर चुका था पूरी तरह से, क्योंकि लिए कोविड में अराउंड 10% लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं और 1% जिनको कोविड होता है वो मरते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन उसमें अगर रिस्क फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, एज बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, एस्थमा है, व्हाटएवर। अगर आपको ये सब रिस्क फैक्टर्स है तो आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का चांसेस है वो 10% नहीं है, अभी हो जाएगा वो अराउंड 30 to 40%। और जो डेथ रेट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, अभी वो 1% नहीं है, वो समवेयर अराउंड 10 to 20% के आसपास है, जो स्टैटिस्टिक्स मेरे को वो टाइम पे दिख रहा था। तो वो तो देख के मैं डर गया, क्योंकि लिए मेरे घर पे जितने लोग थे वहाँ पे हाली शहर में, वो सभी में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। मेजॉरिटी लोग जो थे अराउंड 60-70 ईयर्स के ऊपर, उनका एज, नियरली सभी को डायबिटीज़। और सिर्फ हाली शहर में ही नहीं, कोलकाता में मेरा एक एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको भी कोविड हुआ था। अच्छा, उनमें सबके सब बियॉन्ड 60 ईयर्स, सबके सब नहीं, आई मीन मेजॉरिटी, 2 जन छोड़ेंगे तो सब लोग बियॉन्ड 60 ईयर्स थे, उनको भी डायबिटीज़ था। एक मेरी दादी थी जिनका एज 70 के ऊपर था और उनको डायबिटीज़ भी था और उनके ऊपर से कैंसर था। मेरे घर पे एक इनकी दादी थी जिनका एज नियर अबाउट 95 ईयर्स था, ठीक है। तो आप सोचो रिस्क फैक्टर्स कितना ज़्यादा हाई है जब ये कोविड का डेल्टा वेव हमारे घर पे हिट किया। अब इससे कैसे जूझे, राइट। तो मैं तो डर गया था, किधर भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था किसी को। हम न्यूज़ में देख रहे थे लोगों को हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिल रहा था। सारे हॉस्पिटल्स, मेजर सिटीज़ बोलो या टियर 2 टाउन्स बोलो, सारे हॉस्पिटल्स खचाखच भरे हुए थे, कोई हॉस्पिटल में कोई बेड अवेलेबिलिटी नहीं। और हम ऊपर से 60 किलोमीटर्स दूर कोलकाता से, कोलकाता में मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में आपका पूरी तरह से यानी भरा पड़ा है हॉस्पिटल, आपको कहीं से भी एंट्री नहीं मिलनी है। यानी अगर घर पे कोई इमरजेंसी होता है तो हमें घर पे ही मैनेज करना पड़ेगा, ये हमने मान के रखा था। और स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा था कि एटलीस्ट हमारे घर में 7 से 8 लोग शायद से इमरजेंसी पहुंचेंगे, बेस्ड ऑन द 30% स्टैटिस्टिक्स की ये हॉस्पिटलाइज होंगे। मैं डर चुका था, क्योंकि इनको हॉस्पिटल ले कैसे जाओ। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन उस दौरान कोई कॉन्टैक्ट्स, कोई टाइप के कनेक्शंस काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये सब त्रस्त हो चुके थे। देयर वॉज नो वे कि आई कुड हैव हेल्प्ड देम। तो हमने सोचा चलो यार ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध करके रखते हैं, ठीक है। नहीं मिल रहा था, हमने कहीं से तो भी जुगाड़ करके एक बंदे को कांटेक्ट करके रखा था कि यार अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर कर देना। उसने प्रॉमिस तो करके रखा था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी क्या वो तब आएगा, नहीं पता, राइट। और मैं जो रिसर्च कर रहा था, मैं जितना पढ़ाई कर रहा था कोविड पे, मुझे वो देख के वो ऑक्सीजन सिलेंडर से तो मैं खुद ही घबरा रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर यूज़ हुआ उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होना है उससे कैसे जूझे, वो उस बारे में हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस करा, मेरे प्रोफेसर्स थे उनसे मैंने डिस्कस करा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। और मुझे तो एक समझ में आया कि आसपास जो लोग बोल रहे थे, जो मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, वो फॉलो नहीं करना है, क्योंकि लिए वो फॉलो करने के बाद मौतें हो रही थी। यानी वो जो रिकमेंडेशंस आ रहे थे वो सही नहीं थे, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम था। जैसे एम्स का एक प्रोटोकॉल था जो मैं सोचा कि फॉलो करूँगा, लेकिन मैंने वो किया नहीं, क्योंकि लिए एम्स में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जिनको मैं फॉलो करता था, जो यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस भी पोस्ट करते थे कि कोविड को किस तरह से मैनेज किया जाए। बेचारे वो खुद शहीद हो गए कोविड को फाइट करते करते। यानी वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा था। बहुत लोगों ने ट्राई करी थी वो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, और वो काम नहीं कर रहे थे।
और मैं डरा हुआ था क्योंकि मैं तो उतना कोई हाई फाई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो साधारण सा डॉक्टर हूँ और कोविड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता था कि किसी को नहीं पता कोविड के बारे में। जो भी कर रहे थे शायद से सही तरीके से नहीं हो रहा था क्योंकि ये नॉलेज उतना लेवल पे किसी का था नहीं, मेरा भी नहीं था। तो काफ़ी सारा रिसर्च करा मैंने और बाद में मैंने खुद के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया। अब मुझे पता है कि ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि लिए मैं जो भी आसपास जो लोग बोल रहे थे, एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, मैं उनसे परे जा रहा था, मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा था क्योंकि लिए मेरे हिसाब से उन लोग जो कर रहे थे वो उससे लोग नहीं बच रहे थे। तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ इनोवेट करना था। मैंने एक स्केड्यूल बनाया कि किसको कौन सा दवाई कब जाना है, किसका डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है और किसको कौन से टाइम पे रेड फ्लैग करना है कि इसके लिए, ये बंदे के लिए अब मुझे बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह से मैंने एक स्केड्यूल बनाया था। हर एक के लिए कितने बजे कौन क्या दवाई लेगा वो एक एक्सेल शीट में मैंने बना के रखा था। और आई थिंक ये 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट था। 2 हफ्ते ट्रीटमेंट के बाद लकीली किसी को भी कोई कॉम्प्लिकेशन फेस करना नहीं पड़ा, किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई हॉस्पिटल नहीं गया, हम सब कोविड से बाहर उभर के आए। लकीली किसी को भी लॉन्ग कोविड नहीं हुआ। वी विल टॉक अबाउट लॉन्ग कोविड अ बिट लेटर, बट फॉर मी दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस वॉज एक्सट्रीमली स्कैरी एंड आई वुड स्टिल लाइक टू से दैट आई वॉज लकी कि मैं जो ट्रीटमेंट ट्राई किया वो काम कर गया। क्या वो सही ट्रीटमेंट था या गलत ट्रीटमेंट था वो टाइम पे मुझे नहीं पता था। आज के डेट में मैं कह सकता हूँ वो लकीली सही ट्रीटमेंट था। बट ऑनेस्टली वो टाइम पे मैं शायद से एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता जो बाकी लोग कर रहे थे वो मैं करता तो शायद से कोई ना कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता। सो ये वो कहानी है। एंड मैं आपको कहीं पे भी ये प्रूव करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जो ट्राई करा वही बेस्ट है और कोई इससे बेटर नहीं हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एज अ फैमिली हमने किस तरह से इसे टैकल करा और हमने किस तरह से इससे सीखा कि हम कोविड से कैसे जूझे। क्योंकि लिए इसके बाद जब ये इंसिडेंस हुआ उसके बाद मैंने काफ़ी लोग मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए कोविड, क्योंकि लिए तभी भी डेल्टा वेव चल ही रहा था। बहुत लोगों ने सुना था कि मैं ट्रीटमेंट शायद से करवा पा रहा हूँ, तो उन पर भी मैंने सिमिलर प्रोटोकॉल यूज़ करे एंड टचवुड दे ऑल्सो सर्वाइव्ड, दे ऑल्सो डिड रियली वेल। सो आई वॉन्टेड टू शेयर माई लर्निंग्स थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट कि हाउ वी शुड डील विद सच काइंड ऑफ पैंडेमिक्स इफ दे हैपन टू अस इन फ्यूचर। ये एक भयानक सा एक्सपीरियंस था। लकीली हम सब बच गए, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने जो ट्रीटमेंट दिया वो बाकी ट्रीटमेंट से कैसे डिफरेंट है? ओके, सो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कोविड में होता क्या है। क्योंकि लिए मुझे भी जब मैं ट्रीटमेंट इसके लिए सोच रहा था तब मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कोविड में एक्चुअली मौतें हो क्यों रही है। तो कोविड क्या है? कोविड बेसिकली एक वायरस है, ठीक है। और ये जो वायरस है ये नॉर्मली जो कॉमन कोल्ड होता है, जो सर्दी जुकाम वाला वायरस होता है, वैसा ही वायरस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये सिर्फ एक डिफरेंट फैमिली से आता है जिसे हम कोरोना विरिडी फैमिली बोलते हैं। नाम वगैरह याद रखने का ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। सो वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा जीव है जिसके अंदर एक प्रोग्राम है, एक इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि मुझे मल्टीप्लाई कराओ। ओके, वायरस हमारे जैसा ही हमारे जैसा ही है। हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, हम खाने से एनर्जी लेते हैं, राइट। हम हमारा नॉर्मल डेली लाइफ फॉलो करते हैं और बाद में एक टाइम पॉइंट पे हम सब मर जाते हैं, राइट। लेकिन उसके बीच में हम प्रोक्रिएट करते हैं जिसमें हमारा बच्चा वगैरह होता है, राइट। इससे स्पीशीज़ आगे बढ़ता है, राइट। तो हम जो 2 है, 2 का फिर 4 होता है, 4 का 8 होता है, व्हाटएवर। इस तरह से जनरेशन आगे बढ़ता रहता है। तो ये हर एक लिविंग बीइंग के लिए,
हर एक एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग, सबके लिए ये ज़रूरी है कि आप आपका स्पीशीज़ को आगे बढ़ाते रहिए, राइट? वायरस भी यही चाहता है। वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता है। वो एक है, एक का दो होगा, दो का चार होगा, चार का आठ होगा, आठ का 16 होगा, व्हाटएवर, ये होते रहेगा, राइट? अब जब ये हमारा क्या है, हमारे में हमारा जो बॉडी है उसमें सारा कुछ मौजूद है जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वायरस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरस के पास सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन है। हमारे सेल में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो सेल को बताता है कि कब भूख लगे तो क्या करना है, ठीक है? अगर खाना आता है तो उसमें से एनर्जी कैसे निकालना है, सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस होता है हमारे सेल में। उसे हम कहते हैं डीएनए या आरएनए, जेनेटिक्स कहते हैं उसे, ठीक है, जीन। वायरस के अंदर भी जीन होता है और वो सिर्फ उसमें सिर्फ ये लिखा रहता है कि मुझे मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसके अंदर बाकी कोई कंपोनेंट्स है नहीं, ठीक है? उसके अंदर सिर्फ रेसिपी बुक है। सो इमेजिन करो कि आप किचन में खाना बना रहे हो, ठीक है? खाना बनाने के लिए आपके पास एक रेसिपी बुक है। उसमें लिखा है कि आप बैंगन का भरता कैसे बनाओगे, ठीक है? तो उसमें इंस्ट्रक्शंस रहेगा कि बैंगन लाओ, राइट, उसको जलाओ, गैस लगाओ, व्हाटएवर, ठीक है? उसमें इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दिया गया है। और वो जो इंस्ट्रक्शन जहाँ पे लिखा गया है, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, उस पेज को हम कहते हैं जीन, ठीक है? लकीली आपके पास सब कुछ है। आपके पास गैस है, आपके पास बैंगन है, ठीक है, वो सब है आपके पास। वायरस के पास वो सब नहीं है। वायरस के पास सिर्फ वो बुक है। उसके पास सिर्फ वो रेसिपी बुक है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि मुझे मल्टीप्लाई करो, मुझे एक का दो करो, दो का चार करो, यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें। तो वायरस को किचन की ज़रूरत है, वायरस को बैंगन की ज़रूरत है, अगर वरना वो बैंगन का भरता नहीं बना पाएगा, ओके? वो सब आपके अंदर है। तो वायरस आपके अंदर जाता है और आपका किचन यूज़ करता है ताकि वो बना पाए। क्या बना पाता है? वो खुद को डबल करता है वो, इसीलिए वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है? तो ये रहा वायरस। सो ये वायरस का जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये कोई भी वायरस के लिए लागू होता है और ये कोविड के लिए भी लागू होता है, ठीक है? तो कोविड जब इन्फेक्ट करता है, कोविड चाहता नहीं है कि आपको मारे। अगर आप मर गए तो वो उसको कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप मर गए कोविड की वजह से। तो क्योंकि अगर आप मर गए तो किचन नष्ट हो गया, तो बैंगन का भरता आप कैसे बनेगा? नहीं बना पाएगा। वो खुद को डबल कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, ओके? तो कोई भी पैथोजन जो होता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो होता है, अगर वो पावरफुल है तो वो आपको नहीं मारेगा। अगर वो आपको मारता है, हमारे लिए तो डेंजरस है, लेकिन वो वीक बैक्टीरिया, वो नष्ट हो जाएगा। होस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वायरस, फॉर इट्स सर्वाइवल। इफ होस्ट इज डेड, वायरस कैनॉट सर्वाइव, ओके? सो कोविड नहीं चाहेगा कि आप मरे, ओके? सो कोविड बेसिकली आपको जब इन्फेक्ट करता है, वो चाहता नहीं है कि आपको मारे। वो बेसिकली आपका रिसोर्सेस यूज करके खुद को मल्टीप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं, आपका किचन यूज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? लेकिन अब दिक्कत क्या हो जाती है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बॉडी है, उसमें डिफेंस सिस्टम, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है। वो चाहता ही नहीं है कि कोई घुसपैठिया किचन में आके खाना बनाए। आप चाहोगे आपके घर पे आके कोई दरवाज़ा खोल के आपका किचन यूज़ करे? नहीं, राइट? उसी तरह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो उसे रोकेगा, ठीक है? तो उनमें फिर होता है मुठभेड़, और इसी मुठभेड़ से आता है सिम्टम्स। तो जब कोविड आता है, वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, करता भी है। थोड़ी देर बाद हमारा डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। तू कैसे आया? उनमें कशमकश शुरू, मारामारी शुरू। और जब उनमें फाइटिंग होता है तब हमारे में सिम्टम्स होती है। तो हम फाइटिंग कैसे करते हैं? हम फाइटिंग बेसिकली ऐसे करते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं बॉडी का, ठीक है? लॉजिक ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छे से जीते हैं। आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो काफ़ी सारे जो पैथोजेंस है वो मर जाते हैं। मतलब फीवर? फीवर, करेक्ट। सो फीवर इज अ डिफेंस रेस्पॉन्स बाय अवर बॉडी टू डिस्ट्रॉय एनी इन्वेडर। कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी हमारे ऊपर हमला कर रहा है वो मर जाएगा, ठीक है? 95% ऑफ द टाइम्स फीवर इज सक्सेसफुल इन किलिंग द बैक्टीरिया और द वायरस विच हैज अटैक्ड अस। हमें जो भी अटैक करता है 95% ऑफ द टाइम फीवर इज सक्सेसफुल इन डिस्ट्रॉइंग दैम। दिस इज द रीजन वाई आई कीप टेलिंग कि अगर फीवर आता है तो होने दो,
इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग, इट विल किल द बैक्टीरिया, इट विल किल द वायरस, ओके। अब ये फीवर चलता है अराउंड 3 से 4 दिन नॉर्मली कोई भी इन्फेक्शन में, और कोविड में भी ये सही है, 3 से 4 दिन चलेगा। मेजॉरिटी केसेस में वो जो फीवर है वो कोविड को मार गिराएगा, ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में। इनफैक्ट सारे केसेस में ही वो फीवर जाके कोविड को मार गिराता है। अच्छा, सर्दी खांसी भी होती है। सर्दी खांसी का क्या मतलब है? बेसिकली आपका जो कोविड है वो लंग्स से बहुत प्यार करता है, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमें उसे बाहर फेंकना है। तो कफ क्या करता है? कफ हम जब खांसते हैं तो फोर्स जो है वो पूरा वायरस को बाहर फेंक रहा है, बॉडी से बाहर फेंक रहा है। इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ आवर डिफेंस रिस्पॉन्स। अच्छा, छींके क्यों आती है? सिमिलरली वो क्या होता है, हमारा जो म्यूकस है, ठीक है, वो म्यूकस स्टिकी होता है। जब हमें सर्दी होती है, नाक से जो पानी निकलता है वो स्टिकी पानी होता है, उसे म्यूकस कहते हैं। वो स्टिकी इसलिए होता है ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस को चिपका के रखे, और जब वो पानी बाहर निकलता है उसके साथ वो वायरस बैक्टीरिया बाहर निकल रहा है। सो ये सारा हमारा डिफेंस प्रोसेस है जो ट्राई कर रहे हैं कि वायरस को एक तो मार गिराओ या तो उसको शरीर से बाहर फेंक दो, और ये सब काम करता है। मेजॉरिटी केसेस और मेरे हिसाब से सारे केसेस में एक्चुअली कोविड वायरस ये चीज़ों से पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसे मार गिराया जाता है। लेकिन इसके बाद 3 से 4 दिन जब आपका फीवर हो गया, उसके बाद आपका फीवर धीरे धीरे कम होना चाहिए। ये मेजॉरिटी केसेस में होता है। सब में 3 से 4 दिन फीवर होगा, थोड़ा सा बॉडी एक वगैरह होगा, सर्दी खांसी होगी, शायद से डायरिया भी होगा। अगेन डायरिया इज अनदर डिफेंस रेस्पॉन्स, जिसमें बॉडी ट्राई कर रहा है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, पेट में, इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया है उसको बाहर निकाला जाए, इसलिए डायरिया होता है। ये भी हमारा डिफेंस रेस्पॉन्स है, ठीक है। अब 3 से 4 दिन में आपका फीवर अभी डाउन होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस अभी निकल चुका है, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। कुछ केसेस में ये फीवर चलता रहता है, और यहां पे आपको केयरफुल होना है। ये पोजीशन में आपको केयरफुल होना है, क्योंकि ये वाले जो पेशेंट्स है यही आगे जाके इमरजेंसी में पहुंचेंगे। तो इनमें क्या हो रहा है? बेसिकली इनमें क्या वायरस मर नहीं रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें होता क्या है कि इनका जो डिफेंस सिस्टम है ये कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से अटैक कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके बताता हूँ। अगर आपके यहाँ पे एक चोर हुचक्के ने अटैक किया तो पुलिस उसे लाठी से मारेगी, ठीक है। आप पुलिस को बुलाओगे, पुलिस क्या करेगी? उसको लाठी से मारेगी और उसको जेल में बंद करेगी। क्या उसके ऊपर वो एटम बम फेंकेगा? नहीं फेंकेगा। और अगर उसने फेंका, चोर तो मरेगा, आसपास अपने लोग मरेंगे। और यही होता है जब आपका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सिर्फ थोड़ा सा फीवर से या थोड़ा सा स्नीजिंग से अगर वो वायरस ख़त्म हो जाता है तो आपको एडिशनल रिस्पॉन्स लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में वो जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा फोर्स में एक्ट कर देता है कि वायरस तो मरता ही है, वायरस के साथ साथ बॉडी के कंपोनेंट्स, बॉडी के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। और ये काफ़ी डेंजरस साइकिल है, क्योंकि जितना हमारा बॉडी का सेल मरता है उससे सिग्नल लगता है कि हमारे बॉडी के सेल को किसी ने और अटैक करा है, तो अटैक और बढ़ जाता है। तो ये एक विशियस साइकिल बोलते हैं, विच लीड्स टू समथिंग कॉल्ड एज साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब है कि एटम बॉम्ब का शॉवर हो रहा है बॉडी के ऊपर। डिफेंस सिस्टम जो है अपना सारा का सारा फोर्स अपने बॉडी के अंदर ही लगा रहा है, और उसमें मरेगा कौन? वायरस तो मर चुका, हम मरेंगे। और ये जो कुछ होता है ना, ये एक्चुअली उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनमें डायबिटीज़ है, जिनमें हाइपरटेंशन है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, मेरे जैसे लोगों में, जिनको बाकी कोई डिजीजेज है, ठीक है। उनमें उनका डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है। सो बेसिक फंडा ये है कि वायरस के खिलाफ आप पहले 4 दिन तक काम करो अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो, क्योंकि उसके बाद वायरस है नहीं। उसके बाद जो कुछ आप में प्रॉब्लम हो रही है वायरस की वजह से नहीं हो रही है, वो आपका जो अंदर का इम्यून सिस्टम, आपका जो डिफेंस सिस्टम है उसके रिएक्शन की वजह से हो रही है। तो अब 4 दिन के बाद आप जो भी ट्रीटमेंट दोगे, दैट इज नॉट अगेंस्ट द वायरस, दैट इज एक्चुअली टू सप्रेस योर इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम को दबाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वायरस नहीं मारना है।
अगर आप वायरस मारने की थेरेपी दे रहे हो 1 हफ्ते बाद, वो कुछ काम का नहीं है। और ये हो रहा था, पब्लिक को रेमडेसिविर वगैरह दिया जा रहा था सेकेंड वीक पे, प्लाज्मा थेरेपीज चल रही है सेकेंड वीक पे, जो बिल्कुल इलॉजिकल था। वो टाइम पे आपको आपका इम्यून सिस्टम को दबाना है। मेरा प्रोटोकॉल था 6 दिन, 6 दिन का मेरा प्रोटोकॉल था। 6 दिन तक आप वायरस के अगेंस्ट काम करो, जिसमें मैं आयोरमेक्टिन बोल के एक दवाई था वो यूज़ करता था, फेविपिराविर बोल के एक दवाई था वो यूज़ करता था। आपको दवाई का नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है वैसे, मैं उसके लिए। और आप प्लीज़ कोई भी दवाई खुद से यूज़ ना करना जब तक कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता। राइट, मैं यहाँ पे आपको डॉक्टर बनने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ट्रीटमेंट का जो फिलॉसफी है वो किस तरह से था। ओके, तो आपको पहले 6 दिन में मैं जो कर रहा था, मैं पहले 6 दिन वायरस को अटैक कर रहा था। तो मैं एंटीवायरल्स यूज़ कर रहा था और आइवरमेक्टिन यूज़ कर रहा था, ठीक है। उसके बाद 6 दिन के बाद अगर आपका फीवर नहीं गया, तब मैं आपका इम्यून सिस्टम को दबाने का कोशिश करता था। तो तब मैं स्टेरॉइड्स यूज़ करता था, तब मैं बहुत सारे और दवाइयाँ यूज़ करता था जिससे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा शांत हो जाए। ओके, सो ये प्रोटोकॉल बाकी प्रोटोकॉल से वो टाइम पे काफ़ी डिफरेंट था। बाकी प्रोटोकॉल्स जो थे वो थोड़े से लेट वाले थे, यानी आप अगर इमरजेंसी में चले गए उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ हो जाता था। मेरे हिसाब से वो काफ़ी लेट है। 6 दिन तक अगर आपका फीवर नहीं कम हुआ, आपको आपका इम्यून सिस्टम को दबाना ही दबाना है, वरना वो बंदा इमरजेंसी में पहुंच सकता है। तो ये मेरा फिलॉसफी था और ये बहुत ज़बरदस्त काम में आया। उसके ऊपर से मैं सबको याद है गरम पानी में नमक डाल के गार्गल करने लगाता था 3 बार करके। राइट, मेरे को एक डर सा था, करेक्ट, वेपर लेने लगाता था मैं, ठीक है। मेरे को एक सॉरी बोलो। हाँ आप बताइए फिर। मेरे को एक डर सा था क्योंकि मैं आसपास रिपोर्ट्स देख रहा था म्यूकोरमाइकोसिस, हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद उस बारे में, कि यार मैं तो स्टेरॉइड दे रहा हूँ कहीं उससे फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी दिग्गज डॉक्टरों के साथ पहले काम करी थी, डॉक्टर सपन पांड्या वगैरह जो बहुत बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट है, उनके साथ मैंने काफ़ी वो मेरे गुरु काइंड ऑफ थे और उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। तो उनके अंडर में जो पेशेंट्स थे, ये कोविड के बारे में नहीं है, उसके पहले की बात है, उनके अंडर में जो पेशेंट्स थे सालों से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, सालों से उससे भी पावरफुल दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको तो फंगल इन्फेक्शंस होती नहीं है। तो मेरा ये लॉजिक चल रहा था कि यार 1 हफ्ता अगर मैं स्टेरॉइड दे भी देता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं होना चाहिए मेरे। और फंगल इन्फेक्शन बाद में की बात है, पहले तो मुझे हॉस्पिटलाइजेशन रोकना है, राइट। बट एनीवेज, किसी को कुछ हुआ नहीं, आई वॉज लकी ऑन दैट। सो ये मेरा ट्रीटमेंट फिलोसॉफी था और वो टाइम पे ये काफ़ी डिफरेंट था। आज के डेट में आई थिंक बहुत लोग ये ट्रीटमेंट फिलोसॉफी अडॉप्ट करते हैं। लॉन्ग कोविड प्रिवेंट करने के लिए मैं सबको मेटफॉर्मिन, एटोरवास्टैटिन बोल के एक दवाई है, और एस्प्रिन है, ये 3 का कॉम्बिनेशन सबको देना शुरू किया था। एंड आई थिंक आई कंटिन्यूड दैट फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 2 months फॉर एवरीवन हु गॉट कोविड इन आवर हाउस। लॉन्ग कोविड किसी को नहीं हुआ उसके बाद, ये भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बट मोर और लेस आई वॉज लकी कि मैंने जिनको भी ट्रीट किया, दे डिडंट हैव टू रीच हॉस्पिटल, नीदर दे गॉट लॉन्ग कोविड। सो या, वी वर ऑल लकी ऑन दैट। कोविड के दिनों सब लोग ऑक्सीमीटर यूज़ करते थे, आप थोड़ा सा बताएंगे ऑक्सीमीटर के बारे में? ऑक्सीमीटर काफ़ी फ़नी चीज़ है ऑनेस्टली। मैं मेडिकल कॉलेज में, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने जैसे बताया, तो मेडिकल कॉलेज के दिनों में भी मेरे को ऑक्सीमीटर ढंग से पढ़ना नहीं आता था। ये मैं सीरियसली ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, ना ही मेरे किसी दोस्तों को पढ़ना आता था। हम जब इंटर्नशिप कर रहे थे शायद से, तब हमने ढंग से जाना कि ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ होता है। और वो टाइम पे हम 90% वगैरह देख के कभी घबराते भी नहीं थे। 85% भी हमारे लिए ठीक ही था, कोई बात नहीं, ठीक है, हम मैनेज कर लेते थे पेशेंट को। यानी ऑब्वियसली दिस आर लो लेवल्स, 95% के ऊपर रहना चाहिए ऑक्सीजन सैचुरेशन, लेकिन हम उतना डरते नहीं थे। लेकिन मीडिया ने ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स को लेके जो घबराया लोगों को कि 95% के नीचे अगर आप देखो तो हॉस्पिटल पहुंच जाओ। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन वॉज दिस थिंग। लोग घर पे ऐसा ऑक्सीमीटर लगा देते, अरे 95 के नीचे चला गया, चलो हॉस्पिटल। कोई ज़रूरत नहीं था। अगर आपका फीवर कंट्रोल में है, आपको ब्रेथलेसनेस वगैरह नहीं हो रही है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। वो ऑक्सीमीटर जो है वो एक्यूरेटली एक्चुअली मेजर नहीं कर पाता है।
एक तो इंडिया में जो ऑक्सीमीटर्स मिलती है वो कोई स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाता नहीं है। यूएस में एटलीस्ट मैं वो हिसाब से काफ़ी रिस्पेक्टफुल हूँ इधर के सिस्टम के लिए कि आप कोई ऑक्सीमीटर ऐसे ही ला नहीं सकते मार्केट में। आप वो इट हैज़ टू पास थ्रू सम स्टैंडर्ड्स। इंडिया में वैसा कोई नहीं, कोई भी एरा गैरा आके ऑक्सीमीटर बना देगा, आप वो यूज़ कर लो, अमेज़ॉन में आपको ख़रीदने मिल जाएगा और बाद में आप देख के सिर्फ घबराते रहो, अरे 95 के नीचे चला गया, चलो हॉस्पिटल। मुझे याद है आपके केस में शायद से आप घबरा रहे थे कि आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 93 पहुंच गया, राइट, और शायद से ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, आप पूरी तरह से घबराए हुए थे। और मैंने सिर्फ एक ही बोला था कि ऊपर छत में जाके थोड़ा सा चल के आओ, एंड वी मेजर्ड आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज फाइन। मेरा एक और पेशेंट मेरे को याद है जो ये पैंडेमिक के टाइम पे मेरे को रेफ़र हुआ था। ये पेशेंट को मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट ही दिया, शी डिडेंट इवन रिक्वायर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सब कुछ सही चल रहा था, फीवर उसका जा चुका था, डे 4 डे 5 में उसका फीवर जा चुका था, शी वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ ठीक है। आई थिंक डे 10 पे शी कॉल्ड मी अप एंड सेड कि सब ठीक है लेकिन मेरा ना ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 पहुंच गया है। मैं बोला क्या? मैं डर गया पूरी तरह से। तो मैंने अपने सीनियर्स को पूछा कि यार ये क्या चक्कर है, तो किसी ने बोला यार उसका HRCT करवाओ, ठीक है। और हम लोग तो गांव में थे वो टाइम पे, काय का HRCT, और टेस्टिंग करवाने के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ थे लेकिन सारे के सारे सैचुरेटेड थे क्योंकि इतने लोग सारे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे थे, राइट। तो अभी मैं उनको क्या ही बोलूँ। सो आई थिंक तब तक मैं जान चुका था कि ऑक्सीमीटर हमारे यहाँ पे फॉल्टी होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, थोड़ा सा दौड़ के आओ और हाथ रब करो और फिर आप ऑक्सीमीटर वापस लगा के देखो। एंड शी डिड दैट एंड देन सडनली हर ऑक्सीजन सैचुरेशन वाज अराउंड 97। सो उसमें बहुत सारा है, अगर आप समझो आप अगर मूवमेंट कर रहे हो, फिंगर मूवमेंट कर रहे हो तो ऑक्सीमीटर का रीडिंग चेंज हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे स्कार्स है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ढंग से पकड़ता नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। सो ऑक्सीमीटर मेरे हिसाब से इट क्रिएटेड लॉट ऑफ फियर पैनिक फॉर एवरीवन। इफ यूज्ड इन द राइट वे आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल, but I think it has been misused, abused completely. So I don't think normal people should use oximeter. अगर आपको फीवर नहीं है, आपको ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही है, डोंट लुक एट ऑक्सीमीटर, वो सब नॉनसेंस है। देखो हम ये सजेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये कोविड ये ना ही पहला पैंडेमिक था ना ही एक आखिरी पैंडेमिक है। इसके पहले इससे भी बहुत भयानक पैंडेमिक हो चुके हैं। अगर आपने स्पेनिश फ्लू सुना रहेगा, समवेयर अराउंड 1919 हुआ था, साफ हो गया था, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पूरी तरह से साफ हो गया था। इट वॉज हॉरिबल। वो और आज के डेट में कोविड जो मेरे हिसाब से है, इट वॉज नॉट एज डेंजरस एज इट वॉज व्हेन वी फेस्ड स्पेनिश फ्लू। सो और आगे भी मेरे हिसाब से होगा, ऐसे पैंडेमिक्स होते रहेंगे और इट्स गुड टू बी प्रिपेयर्ड। आपने कहा है काफ़ी बार लॉन्ग कोविड, राइट? ये लॉन्ग कोविड क्या होता है? इसके बारे में काफ़ी सुनने में आ रहा है। सो लॉन्ग कोविड एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरा। मैं कोविड से उतना नहीं डरा जितना मैं लॉन्ग कोविड से डरा। आज भी मैं लॉन्ग कोविड से डरता हूँ, मैं कोविड से नहीं डरता, क्योंकि ये लॉन्ग कोविड अगर आपको हुआ, एक उसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है और उसका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी भयानक सा है। सो होता क्या लॉन्ग कोविड में? बेसिकली इमेजिन करो कि आपका जो बॉडी है ये घर है, ठीक है। घर में हर एक टेम्परेचर रखते हैं, वो थर्मोस्टेट है वहाँ पे, उससे हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं घर का, ठीक है। तो एक है सब नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें हमें ठंडी लगती है, ठीक है। तो वो नॉर्मली हमारा बॉडी मेंटेन नहीं करता है, हमारा बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर रखने का कोशिश करता है, राइट। सो नॉर्मल टेम्परेचर में समझो एक वायरस ने एंटर करा, ठीक है, ये घर के अंदर। तो हमारा बॉडी क्या करेगा? मैंने बताया फीवर करेगा, तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएगा, थर्मोस्टेट को बढ़ाएगा, ठीक है। थर्मोस्टेट को बढ़ाएगा ना, घर का टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है, ऑलराइट। घर का टेम्परेचर बढ़ गया। इमेजिन करो ये जो थर्मोस्टेट से टेम्परेचर जो कंट्रोल हो रहा है वो किसी आग से कंट्रोल हो रहा है। तो घर के बेसमेंट में आग लगी हुई है, स्लाइट आग है जिससे कि इधर फायर नहीं लगता है लेकिन उसे हीट आता है,
ठीक है। तो उससे अपना नॉर्मल घर का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है, हमें ठंडी नहीं लगती, वो नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही कोई वायरस आता है हम थोड़ा सा वो आग बढ़ा देते हैं, थर्मोस्टेट थोड़ा सा हाई कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि वायरस बैक्टीरिया वो टेम्परेचर में नहीं रह पाएगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है तो मर गया, ठीक है, वो निकल गया। लेकिन अगर हमारा डिफेंस सिस्टम, मैंने जैसे बोला कुछ कुछ लोगों में ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, राइट। वो बोला कि यार मैं ना टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाऊंगा, मैं ये लेवल पे नहीं रखूंगा, थोड़ा सा और रखूंगा क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ, मैं डर रहा हूँ कि और वायरस आएगा इस तरह से, ठीक है। तो उसने टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इससे दिक्कत क्या होगी कि टेम्परेचर जो नीचे जो फायर है वो फायर अभी थोड़ा सा और ज़्यादा है, उसका फ्लेम बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे आसपास के वॉल्स को जलाना शुरू करेगा। वो वॉल्स क्या है, वो वॉल्स है हमारे आर्टरीज, हमारे वेन्स, हमारा हार्ट, हमारे ऑर्गन्स, वो धीरे धीरे जलना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ लॉन्ग कोविड। और अगर आपका जो इन्फेक्शन है, अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ और ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, वो टेम्परेचर को कुछ अलग लेवल में लेके जाएगा, जिसके वजह से डेथ होती है कोविड में। जो हमने बोला एटम बॉम्ब फेंकते हैं डेथ हो जाती है, राइट, वो कोविड में वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। लॉन्ग कोविड इज लाइक आपने टेम्परेचर बढ़ा के रखा है, इमीडिएटली आपकी मौत नहीं होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे आपका भी हार्ट डिस्ट्रॉय होएगा, आपका बाकी ऑर्गन सिस्टम्स इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो वो टाइम पे मैंने प्रेडिक्ट करा था कि लॉन्ग कोविड अगर हमने कंट्रोल नहीं करा और हम नहीं कंट्रोल कर पाए तो इन 2023 we will 2020 to 2023 we will start seeing incremental number of people dying because of heart attacks and stroke. We will see increased amounts of cancer. क्योंकि लिए कोविड ने नियरली पूरे दुनिया में सबको इन्फेक्ट करा है, सबको, ओके। लॉन्ग कोविड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऐसे कहा जाता है कि जिनमें कोविड हुआ है 30% लोगों में लॉन्ग कोविड होने वाला है। 30% का मतलब होता है कि आज का पॉपुलेशन है अराउंड 8 बिलियन, ओके। अगर समझो, अगर हम मान के चले कि 8 बिलियन सबके सबको अगर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, 30% लोगों को लॉन्ग कोविड होने वाला है, विच इज़ अराउंड 2.5 बिलियन लोगों को लॉन्ग कोविड होना है। इसका मतलब ये होता है कि ये सारे लोगों में हार्ट इम्पैक्ट हो चुका है, ब्रेन इम्पैक्ट हो चुका है, ये लोगों में आपका हार्ट अटैक्स और आपका स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये काफ़ी हमने देखा है। वो डेल्टा वेव के टाइम पे बहुत लोग ऐसे थे जिन लोगों का डेल्टा वेव निकल गया था, इन द सेंस वो लोग डेल्टा वेव से बाहर आ गए। 3-4 महीने बाद हार्ट अटैक हो गया किसी को, 3-4 महीने बाद किसी को स्ट्रोक हो गया। और ये अभी हम बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में देख रहे हैं आसपास ये, लेकिन वो टाइम पे हमने प्रेडिक्ट करा था कि ये होने वाला है। तो ये लॉन्ग कोविड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भयानक चीज़ है। कोविड क्या करता है ना, कोविड आपका बेसिकली एजिंग जो है वो एक्सेलरेट कर देता है, ठीक है। आपका बॉडी का जो बेसल टेम्परेचर है वो उसको बढ़ा रहा है क्योंकि आपका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है, राइट, और बहुत देर के लिए एक्टिवेट हो रहा है, राइट। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि आपका वो टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है जो वायरस को मारने के लिए, वो धीरे धीरे आपको भी खा रहा है। अब जब कोई बॉम्ब फोड़ते हो, सामने वाला तो मरता है लेकिन हमें भी थोड़ी बहुत इंजरी होती है। वही टाइप का यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहा है। वो फ्लेम जो है वो वायरस को मार रहा है लेकिन धीरे धीरे हमें भी खा रहा है, ठीक है। तो फ्लेम को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब मैं तुम सबका ट्रीटमेंट कर रहा था डेल्टा वेव के टाइम पे, मैंने सबको एस्प्रिन, एटोरवास्टेटिन और मेटफॉर्मिन 2 महीने के लिए दिया। मेरा लॉजिक सिर्फ यही था कि ये सारे के सारे 3 दवाइयाँ जो है ये हमारे फ्लेम को रोकते हैं। दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरीज, तो फ्लेम को कम करके रखते हैं। बहुत देर तक कम करके रखो तो वो डैमेज होगा नहीं, जो कोविड के वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स में डैमेज हो रहे थे। मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बायोलॉजी को अवॉइड कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ। आप प्लीज़ ये मत बोलना कि यार ये क्या बोल रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया। ये आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बायोलॉजिकली ऑफ कोर्स अगर मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ, किसी को नहीं समझेगा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ये मैं एनालॉजी देके, एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो लॉन्ग कोविड
as I said, is the most dangerous part of COVID, and that is something which we have to be careful about. And I do not know कि एक बार हो गया आपको लॉन्ग कोविड तब क्या करें. सो ये एक मेरे को डर लगा रहता था. बाकी तो फिर बाकी और बहुत सारे चीज़ें 2021 में हुई. इनफैक्ट 2021 में कोविड के डेल्टा वेव के दौरान फंगल इन्फेक्शन काफ़ी खतरनाक हो गए थे. ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, क्या क्या सब सुनने में आ रहा था. कितने की सर्जरी हुए जिसमें पूरी तरह से मुंह डिसफिगर हो गया उनका. थोड़ा इन सारे फंगल इन्फेक्शन के बारे में आप बताएंगे, क्या है ये काफ़ी मिस्टीरियस सा टॉपिक था. आज भी एक मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वो टाइम पे. सो 2021 का जो डेल्टा वेव था वो तो अपना एक मौत का तांडव खेल रहा था. बहुत लोग मर रहे थे और जो लोग बच रहे थे उनमें एक नया चीज़ शुरू हो गया, फंगल इन्फेक्शंस. ठीक है. और ये फंगल इन्फेक्शंस पूरा सा मुंह खा जाता था, नाक पूरा खा जाता था, आँख पूरा खा जाता था, मुंह में कर जाता था. और बाद में उसको बचाने के लिए आपको वो वाले पार्ट्स सर्जरी करके निकाल के फेंकने पड़ते थे. सो इट वॉज हॉरिबल. और डेथ रेट्स इन अनकंट्रोल्ड फंगल इन्फेक्शंस लाइक दिस, लाइक ब्लैक फंगस, वाइट फंगस एक्सेट्रा, इज़ वेरी वेरी हाई. तो आपको वो सर्जरी करनी ही पड़ेगी. तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था और किसी को नहीं पता ये क्यों हो रहा था. बहुत सारे थ्योरीज थे वो टाइम पे. और प्रॉब्लम क्या है कि ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हैं. दिस इज मेडिकली नोन एज म्यूकोरमाइकोसिस. और जो फंगस ये करता है, ये एक नॉर्मल सा फंगस है जो हमेशा दिखता है, सब जगह ही दिखता है. ये हवा में है ये फंगस. ठीक है. और हमने सुना था उस बारे में. ये फंगल इन्फेक्शन कभी कभार किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में होती है, लेकिन हमने हमारे पूरे मेडिकल करियर में कभी देखा नहीं था ये वाले केसेस. सिर्फ पढ़े थे कभी तो, और वो भी काफ़ी रेयर. ठीक है. शायद से 10 साल में कभी किसी ने एक आध केस देख लिया, वो टाइप का. सडनली विद इन 1 मंथ 15,000 केसेस महाराष्ट्र, गुजरात, कहाँ से केसेस वगैरह हम सुनने में आ रहे थे. और सब जगह ऐसा डरा के रखा था, अगर आप स्टेरॉइड दे रहे हो तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है. किसी ने बोला यार ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर स्पोर्स होते हैं. ठीक है. तो जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो स्पोर्स आपके अंदर चले जाते हैं, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है. बहुत सारे थ्योरीज थी. किसी को नहीं पता कि फंगल इन्फेक्शंस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो मैं तो डर गया था, क्योंकि ये मेरा साला प्रोटोकॉल ही वो था कि अगर कोई 6 दिन के ऊपर जीसी या फीवर चल रहा है तो मैं स्टेरॉइड दूंगा. अब स्टेरॉइड दे दिया और उसकी वजह से अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो रेस्पॉन्सिबल कौन? मैं. लेकिन मेरा तो कुछ और लॉजिक चल रहा था. फंगल इन्फेक्शन तो बाद में की बात है. अगर मैं नहीं दूँ और वो बंदा हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो मेरा प्रायोरिटी था कि हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट करना. तो मैं मेरे दिमाग से फंगल इन्फेक्शन थोड़ा सा दूर ही रखा था. और मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने काफ़ी अच्छे इम्यूनोलॉजिस्ट के साथ सलाह मशवरा करी थी, और उसके पहले मैंने उनके साथ काम भी करा है. और उनका काम देख के मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत हाई डोज स्टेरॉइड्स लाइफ लॉन्ग लेते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शंस आता नहीं. सडनली आज मैं 4-5 दिन के लिए अगर स्टेरॉइड देता हूँ तो कहाँ से फंगल इन्फेक्शन होने वाला है, राइट. तो मैं ये लॉजिक से काम कर रहा था. और इसी लॉजिक पे मैंने थोड़ा सा एक क्या कहेंगे, एक मैंने स्टेप लिया था फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए. कि सबको मैंने बोला था कि दिन में 3 बार गर्म पानी में नमक मिक्स करके गार्गल करो. आइडिया इज़ कि वो जो क्लोराइड आयॉन्स है वो कोई भी फंगस को डिस्ट्रॉय कर देगा. लेकिन वो एक थ्योरी है. आई डोंट थिंक कि दैट रियली वर्क्स. लेकिन इट वाज जस्ट अ मेंटल सेटिस्फैक्शन फॉर मी कि मैं सबको वो दे रहा हूँ. शायद से वो काम किया, क्या मालूम, क्योंकि मेरे घर पे किसी को तो हुआ नहीं फंगल इन्फेक्शन वगैरह, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट. अच्छा, मैंने एक और काम करी थी. मैंने सबको एक दवाई दी थी, डेफेरासिरॉक्स, राइट. तो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये यूज़ करो. अगेन मैं बताऊँगा कि आज का पॉडकास्ट आपको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं है. कोई भी दवाई का मैं नाम ले रहा हूँ, आप प्लीज़ वो खुद से यूज़ ना करना. कोई डॉक्टर ने अगर प्रेस्क्राइब करा तो ही करना, ठीक है. तो डेफेरासिरॉक्स बोल के एक दवाई है. बेसिकली वो करता क्या है कि आपके बॉडी में जो आयरन है उसका अवेलेबिलिटी ब्लड में नहीं रखता. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लिए ब्लैक फंगस जो है उसको ग्रो करने के लिए आयरन की ज़रूरत है, और आयरन ब्लड में है.
ठीक है, अगर मैं वो अवेलेबिलिटी रोक देता हूँ तो ब्लैक फंगस भूख से मर जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेंट करने के लिए ये है एक बहुत बढ़िया दवाई है, डेफेरासिरॉक्स दे दो, मोस्ट प्रोबेबली ये फंगल इन्फेक्शन आने का चांस ही नहीं है। तो हमारे इधर तो किसी को नहीं आया, मुझे ये नहीं पता कि ये सही में काम करता है या नहीं करता है, लेकिन थ्योरेटिकली काम करना चाहिए, काफ़ी सारे स्टडीज है। ठीक है, और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिए जब ब्लैक फंगस वगैरह हो रहा था, एम्फोटेरिसिन बी ब्लैक मार्केट में बिक रहा था क्योंकि लिए उसका अवेलेबिलिटी खत्म हो चुका था। एम्फोटेरिसिन बी बोल के एक दवाई है जो ब्लैक फंगस क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन उतना था ही नहीं क्योंकि लिए पहले यूज़ में नहीं आता था। सडनली अभी इतने सारे केसेस और प्रोडक्शन उतना है नहीं, तो स्टोर्स में से ख़त्म हो गए थे एम्फोटेरिसिन बी, तो लोग उसे ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। जो आपको 7,000 8,000 रुपये में मिलना चाहिए वो लोग 1.5 लाख 2 लाख में बेच रहे थे। तो मैं ये हैरान था इस बात से हैरान था कि डॉक्टर बाकी एंटीफंगस जैसे पोसाकोनाजोल होता है या मैं अभी जो डेफेरासिरॉक्स है ये कंबाइन करके पेशेंट्स को क्यों नहीं दिया, मैं आज तक समझ नहीं पाया। बहुत जनों ने ट्राई किया रहेगा शायद से मुझे नहीं पता, हो सकता है ये। बट जो मेरा जो लर्निंग है वो ये है कि जब हम ऐसे कोई पैंडमिक को फेस करते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन फेस करते हैं जो रेयर है, जो कभी हुआ नहीं है या बहुत रेयरली हुआ है, हमें इनोवेटिवली काम करना है। एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस नॉर्मल सिचुएशंस टैकल करने के लिए होती है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन से एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस विल फेल, और जो फेल हो रहा था डेल्टा वेव के टाइम पे फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी फेल हो रहा था। लकीली हमने ऐसे कुछ दवाइयाँ यूज़ करें जो शायद से हमें ये फंगल इन्फेक्शन से बचा के रखा। डेफेरासिरॉक्स शायद से वो एक दवाई थी जिसने हमें काफ़ी प्रोटेक्टेड रखा। मैं इनोवेशन के बारे में और एक थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा, और मैं वो डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, बट मेरे एक पहचान के करीब के डॉक्टर है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, और उन डेल्टा वेव के टाइम पे उनके हॉस्पिटल में भी सारे बेड्स पूरी तरह से भरे पड़े थे। ठीक है, और मैं उनसे काफ़ी बार सलाह मशवरा करता था कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैं उनसे सीख रहा था, बेसिकली मैं ट्राई कर रहा था कि वो अपने पेशेंट्स में क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके वहाँ पे 4 ऐसे पेशेंट्स थे जो वेंटिलेटर पे थे, और वेंटिलेटर पे उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा था। बेसिकली वो चारों पेशेंट मरने वाले थे। ठीक है, और हमारे बीच में कॉल हुआ, और हमने दोनों ने अग्री करा कि ये पॉइंट में आपका दुश्मन वायरस है ही नहीं, तो वायरस को मार के कोई फ़ायदा नहीं। रेमडेसिविर वगैरह फालतू का दवाई है, वो टाइम पे यूज़ करके जो भी आपको अगर रेमडेसिविर यूज़ करना है पहले 4 दिन में यूज़ करो, उसके बाद उसे यूज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। बट एनीवेज वो पेशेंट्स में रेमडेसिविर वगैरह यूज़ करके हो चुका था, काम किया नहीं, स्टेरॉइड्स काम नहीं कर रहा था, अब करना क्या है। और जो इंटेंसिविस्ट थे वहाँ के, उन लोग ने डिसाइड कर दिया था कि अब हम वेंटिलेटर निकाल देंगे, लेट देम गो, क्योंकि हम इन्हें मौत के मुंह से भी नहीं निकाल पाएंगे। तो अब करना क्या चाहिए, कुछ लास्ट ट्राई कर सकते हैं। और हमारे में कॉल हुई और हमने डिसाइड किया कि यार ऐसा कुछ ट्राई करते हैं जो आपका इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से दबा दे। स्टेरॉइड पूरी तरह से दबाता नहीं, उससे भी ज़्यादा पावरफुल इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स है जो इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से दबा रहा है। वापस आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, इम्यून सिस्टम यहाँ पे आपका मेन विलन है, आपका खुद का इम्यून सिस्टम, क्योंकि लिए वो बम फोड़ रहा है, इसके वजह से आपका लंग्स मर रहा है, आपको उसे रोकना है। स्टेरॉइड्स वही करता है, स्टेरॉइड्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे। तो हमने टोफासिटिनिब नाम का एक दवाई है, वो हमने यूज़ करना शुरू किया इन पेशेंट्स में। आप विश्वास नहीं करोगे, टोफासिटिनिब वो टाइम पे कोई प्रोटोकॉल में नहीं था, किधर भी मेंशन नहीं था वो प्रोटोकॉल में। हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पता था कि ये दवाई थ्योरेटिकली काम करना चाहिए। विद इन नेक्स्ट 3 days चारों के चारों पेशेंट केम आउट ऑफ वेंटिलेटर एंड दे आर सर्वाइविंग। सो यू हैव टू बी इनोवेटिव when you face situations which are not normal medically. These are not normal situations. तो कोई भी डॉक्टर यहाँ पे एक्सपर्ट तो है ही नहीं, कभी किसी ने फेस करा ही नहीं है। तो आप उनका गाइडेंस फॉलो करके
जो नॉर्मल गाइडेंस है वो फॉलो करके शायद से आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड दिस मैसेज इज एक्चुअली टू द डॉक्टर्स, नॉट टू कॉमन पब्लिक. आप क्या करोगे इसमें? आपका डॉक्टर वो स्टेप्स लेने चाहिए तो ही होगा, वरना नहीं होने वाला है, राइट? तो ये एक मैसेज है मेरे तरफ से सारे डॉक्टर्स के लिए कि प्लीज़ बी इनोवेटिव. थोड़ा सा मैकेनिज्म्स को देखो और थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो कि कौन सा दवाई कब यूज़ करे तो काम में आएगा, कब यूज़ नहीं करे तो काम में आएगा. डू योर ओन रिसर्च. सो दैट वाज अबाउट द फंगल इन्फेक्शंस, द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड. 2021 में डेल्टा वेव था, फिर आया ओमिक्रॉन, उसके बाद और कुछ नया. ये वायरस बदलता कैसा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो जैसे मैंने बोला, वायरस का काम क्या है? वायरस चाहता है कि वो आपका किचन यूज़ करे, आप उसे यूज़ करने दे नहीं रहे हो, ठीक है? तो यूज़ करने दे नहीं रहे हो यानी आप उसे एक्चुअली मार के भगा रहे हो, आप उसको मार डाल रहे हो, राइट? तो वायरस क्या करता है? वायरस अपना शेप चेंज करता है. उसे लगता है कि अगर मैं कुछ और शेप में आऊँगा तो शायद से मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो खुद को बदलने की कोशिश करता है. ये बदलाव को कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल चेंज करता हूँ. वायरस जो होता है एक लॉक की तरह होता है, लॉक की तरह. जब तक वो लॉक प्लेस में है वायरस जिंदा है. अगर आपने चाबी घुसेड़ के उसको खोल दिया, लॉक खोल दिया, तो मर गया. ये याद रखना. तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो चाबियाँ बनाता है. हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो चाबियाँ बनाता है. चाबियाँ जाके वो लॉक में लगता है, लॉक खोल देता है, मर गया, ठीक है? तो वायरस क्या करता है? अंदर जो चाबी का स्लॉट है वो उसका शेप चेंज कर देता है ताकि जो चाबी है वो उसमें ना घुस पाए. तो हमारा डिफेंस सिस्टम क्या करता है? नई चाबियाँ बनाता है. अब नई चाबी बनाता है, फिर वापस से उसमें लगता है, वापस से उसको खोल देता है. तो ये जो वायरस है वो इंटेलिजेंट है. वो बोलता है यार ये तो मेरे को वापस से खोल रहा है. वो वापस से अपना चाबी का जो स्लॉट है वो चेंज कर देता है. तो जब भी आप एक चाबी बनाओगे, आपका डिफेंस सिस्टम एक चाबी बनाएगा, वो वायरस जो है अपना शेप चेंज करके नए फॉर्म में आएगा, ठीक है? और दूसरा एक याद रखना, वायरस जो है, मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ, इट वॉन्ट्स टू सर्वाइव. इट डजेंट वॉन्ट द होस्ट टू बी किल्ड. वो आपको मारना नहीं चाहता. अगर आप मर गए तो वो मर गया. वो आपका किचन यूज़ करना चाहता है. आपका किचन अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो वो कैसे जिंदा रहेगा, राइट? तो वो जब स्टार्ट में जब आता है, जब पहला वायरस फैमिली आता है, उसे पता ही नहीं रहता है कि मैं आपके लिए हार्मफुल हूँ या नहीं हूँ, ओके? तो पहला 2-3 वेव इज डेंजरस. और ये स्पेनिश फ्लू के टाइम पे भी हुआ था. जब 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसके 3 या 4 वेव हुए. दे वर डिवास्टेटिंग. बहुत लोग मरे. एंड अगेन द डिवास्टेशन वॉज बिकॉज इम्यून सिस्टम जो है, हमारा जो सिस्टम है, वो लोग बॉम्ब फेंक रहे थे, जिसकी वजह से अपना ही लंग्स वगैरह मर रहा था, ठीक है? सो वायरस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुड वॉन्ट टू रीच अ सिचुएशन वेयर योर डिफेंस सिस्टम विल से कि यार इतना डेंजरस नहीं है, इसको बॉम्ब मारने की जरूरत नहीं. क्योंकि लिए वो बॉम्ब अगर गिरता है तो जो होस्ट है वो खुद मर रहा है. उसके वजह से वायरस का सर्वाइवल प्रॉब्लम में आता है. तो वायरस भी एकदम क्लेवरली सोच रहा है कि किस तरह से मैं एक ऐसे फॉर्म में आऊँ जिसमें जो होस्ट का डिफेंस सिस्टम है वो उसके ऊपर बॉम्ब ना फेंके, थोड़ा सा कुछ कम फेंके, ठीक है? तो जब स्पेनिश फ्लू आया था, वो टाइम पे स्पेनिश फ्लू वायरस को पता ही नहीं था कि ह्यूमन डिफेंस सिस्टम के लिए ऐसा क्या फॉर्म है जिसमें ह्यूमन डिफेंस सिस्टम उसको एक्सेप्ट करे. तो ह्यूमन डिफेंस सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो बॉम्ब फेंक रहा था. उसके वजह से बहुत सारे डेथ्स हुए. वायरस तो मर रहा था लेकिन बहुत सारे लोग भी मर रहे थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फॉर्म चेंज कर करा के आज के डेट में इन्फ्लुएंजा हमारे यहाँ पे सबको होता है, लेकिन कोई नहीं मरता. क्यों नहीं मरता? क्योंकि अभी का फॉर्म जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम में एक्सेप्ट कर लिया है कि यार ये उतना डेंजरस नहीं है, बम फेंकने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा फीवर दे दो, थोड़ा सा सर्दी खांसी दे दो, इट्स ओके, इसको मार फेंक सकते हैं, बम फेंकने की जरूरत नहीं. ये ट्रेनिंग हो चुका है हमारे लिए. तो आज के डेट में इन्फ्लुएंजा सिर्फ बहुत ही ज़्यादा जो बूढ़े हैं या बहुत ही ज़्यादा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन पेशेंट्स में खतरनाक हो जाता है. नॉर्मली हम में उतना खतरनाक नहीं होता.
कोविड भी उसी इवोल्यूशन से जा रहा है या आ चुका है एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे डेल्टा वेव जो था सबसे ज़्यादा खतरनाक था, उसके पहले वाले भी खतरनाक थे, डेल्टा वेव बहुत खतरनाक था, लेकिन ओमिक्रॉन जो था, ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव था। सो वायरस क्या चाहता है, मुझे मल्टीप्लाई करो, तो जितना ज़्यादा को इन्फेक्ट करेगा उतना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था लेकिन लेस मॉर्टल, लेस डेंजरस। डेथ्स ओमिक्रॉन में बहुत कम हो गए। अभी का जो वेरिएंट चल रहा है उसके बाद जो BA वेरिएंट आया वो उससे भी ज़्यादा इन्फेक्टिव था लेकिन उससे भी लेस डेंजरस निकला। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा वायरस जो है कम से कम डेथ्स करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन करेगी। ये नॉर्मल इवोल्यूशन है वायरस का और इसी की वजह से हम वेरिएंट्स देखते रहते हैं। आप कोविड टेस्ट को लेके काफ़ी नाराज़ थे, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? मैं कोविड टेस्टिंग को लेके एक्चुअली एक ही बात से नाराज़ था कि इंटरनेट पे और मीडिया में एंटीबॉडीज़ को लेके हवा बना के रखा था, ठीक है, कि एंटीबॉडीज़ आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, कोविड में। तो एंटीबॉडीज़ अगर आपके ब्लड में नहीं है तो आप मरने वाले हो, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या है, तो मैंने आपको चाबी के बारे में बताया, जो लॉक के अंदर जाता है उसको खोल देते हैं, उसी का। सो वो जो चाबियाँ हैं वो दो जन बनाते हैं, एक होता है B सेल, एक होता है T सेल, ठीक है। B सेल जो चाबियाँ बनाते हैं उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोविड जो वायरस होता है वो सेल के अंदर रहता है, सेल के बाहर नहीं। और B सेल का जो चाबियाँ है वो सेल के अंदर नहीं आ सकता, वो बाहर ही रह सकता है। इसके वजह से T सेल की चाबियाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेल के अंदर घुस के वो लॉक्स को ओपन कर सकता है, ओके। अब बेसिकली मैं आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्चुअली वो अंदर नहीं घुसते, वो पूरा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। लेकिन फॉरगेट अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस, बट आइडिया इज दिस। B सेल जो चाबियाँ बनाती है वो सेल के बाहर होता है, वो सेल के अंदर नहीं आ सकता, और कोविड वायरस जो है सेल के अंदर है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना कि एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एंटीबॉडीज़ उतना प्रोटेक्शन दे नहीं पाता, थोड़ा बहुत देता है क्योंकि लिए वो वायरस को शायद से सेल के अंदर एंट्री करने से रोक सकता है, लेकिन एक बार अंदर घुस गया तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज वन पार्ट। मेजॉरिटी ऑफ योर डिफेंस अगेंस्ट वायरस इज योर T सेल। तो T सेल जो चाबियां बनाती है वो आपका मेजर प्रोटेक्शन है। B सेल वाली जो चाबियां हैं, जो एंटीबॉडीज है, वो आपका मेजर प्रोटेक्शन नहीं है। तो किसी बंदे में अगर एंटीबॉडीज नहीं है लेकिन उसको अगर पहले कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोटेक्टेड नहीं हो, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। उसका T सेल जो है वो काम करने वाला है, ठीक है। सो आपको एंटीबॉडीज मेजर करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। वो दैट्स अ नॉनसेंस कि मेरे में एंटीबॉडीज नहीं है तो चलो वापस से जाके वैक्सीन लो। क्योंकि लिए वैक्सीन जब हम लेते हैं, वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन हमारे बॉडी को ट्रेन करता है और बोलता है कि आप वो चाबियाँ बनाओ जो वायरस को मार सके। सो बेसिकली क्या होता है, वैक्सीन जो रहता है ना वो वायरस ही है, लेकिन वायरस का एक पार्ट है, वो मरा हुआ वायरस है, वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता। वो आपके बॉडी में ज़्यादा है, बॉडी को लगता है कि आपको कोविड हुआ तो उसके अगेंस्ट वो चाबियाँ बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको हुआ नहीं है इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन जब सही में इन्फेक्शन आता है तो अब उसको पता है कि चाबी कैसे बनानी है, तो फटाफट बनाता है और वो चाबी है उसको वो जाके वो लॉक्स खोल देता है, ठीक है। अब अगर किसी ने वैक्सीन लिया है और बाद में एंटीबॉडीज़ नहीं है तो ये पॉसिबल पूरी तरह से है कि आपने वैक्सीन लिया, कुछ दिन तक एंटीबॉडीज़ था, फिर एंटीबॉडीज़ नहीं है, क्योंकि लिए हमें एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में पूरे टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है। जब वायरस आ रहा है तब ज़रूरत है। तो जब वायरस आता है तो हमारा जो B सेल्स है उसको पहले से हमने ट्रेनिंग दे रखा है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखा तो कीज़ कैसे बनाने का उसको पता है वो। तो वो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है जो हमने वैक्सीन के थ्रू दी है। एंटीबॉडीज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग हमने दे रखी है। अब जब वायरस एंटर करता है तब बिकॉज इट इज़ ट्रेंड, वो फटाफट वो चाबियाँ बना के उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो अगर आपका एंटीबॉडी 0 है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको जाके वापस से वैक्सीनेशन लेनी है। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है इम्यूनोलॉजी को लेके, सिर्फ कोविड को लेके नहीं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिजीजेज है। बीच में हमारे पीडियाट्रिशियन से मेरा आर्ग्यूमेंट तो नहीं, वैसे मैं उससे
मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे पीडियाट्रिशियन ने अपने बच्चे को वो एक वैक्सीन वापस से लेने लगाया था जो उसने पहले से ले रखी थी, बिकॉज एंटीबॉडीज़ उसे ढंग से दिख नहीं रहे थे। वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं वो एंटीबॉडीज़ वहाँ पे रहने की, क्योंकि लिए आपका इम्यून सिस्टम ट्रेन हो चुका है वो एंटीजन से। नेक्स्ट टाइम जब वो एंटीजन आएगा, मेमोरी सेल्स बोल के होता है, वो फटाक से वो एंटीबॉडीज़ बना देता था। एनीवेज, ये मिसकंसेप्शन डॉक्टरों में भी है, ये मिसकंसेप्शन एक्सपर्ट्स में भी है, सो इट्स ओके। सो एनीवेज, आई होप आई डिड नॉट कॉम्प्लिकेट इट, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई दिस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेनिंग लगता है ये समझने के लिए। बट आई होप कि आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू गाइज विथ रिगार्ड्स टू दिस कॉन्सेप्ट्स। एक सिंपल से सवाल है, ये मास्क का क्या चक्कर है? मास्क पहनने से कोविड सच में रुक जाती है क्या? ट्रिकी क्वेश्चन है। सो इन अ पॉपुलेशन अगर सब लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं, सो देन डेफिनेटली कोविड का संक्रमण थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। 100% रुक जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वायरस का साइज बहुत छोटा होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी मास्क टू प्रिवेंट दोज वायरसेस टू कम इन। तो काफ़ी बार हम रेकमेंड करते हैं रेस्पिरेटर यूज़ करो, मास्क मत यूज़ करो, क्योंकि ये मास्क इज़ इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग द वायरल एंट्री। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटर्स होते हैं जो वायरल पार्टिकल्स को रोक सकते हैं, लेकिन क्या सब लोग रेस्पिरेटर्स यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो आप जब सारे पॉपुलेशन को बोल रहे हो कि एक इंटरवेंशन यूज़ करो, तो आप क्या बोलोगे? आप उनको रेस्पिरेटर नहीं बोल सकते, तो आप उनको मास्क बोलो, लेकिन मास्क 100% नहीं प्रिवेंट कर पाएगा। और मास्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन अ कंट्री वेयर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, जैसे इंडिया, जैसे थाईलैंड। ये सब कंट्रीज़ में आप मास्क पहन के बाहर कैसे निकलोगे जब आप पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो रहे हो? सो देर आर लॉट ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स विच वी इग्नोर। अगर आप टेक्निकली मेरे को पूछो तो यस, मास्क माइट हेल्प इन डिक्रीजिंग द रेट एट विच द इन्फेक्शन स्प्रेड्स। डज इट प्रिवेंट infection completely? No, definitely not. But as a population guidance, if I want to give, हाँ सब लोग मास्क यूज़ करो। लेकिन अगर कोई मेरे को पूछे यार मैंने मास्क पहना है, मेरे को तो कोविड होना ही नहीं चाहिए, सॉरी, मास्क पहनोगे तो भी कोविड होने का चांसेस काफ़ी है। सो मास्क इम्पॉर्टेंट है। आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग दैट सबको जब भी ऐसे कोई पैंडेमिक आती है तब आप बिल्कुल सब लोग मास्क यूज़ करो, लेकिन मास्क 100% अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपको 100% प्रोटेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक बात बताता हूँ ये वायरसेस के बारे में, जो शायद से आपको नहीं पता होगा। अभी तक भी जो भी पैंडेमिक्स है, हम कोई भी पैंडेमिक को पूरी तरह से जीत नहीं पाए, याद रखना। सो फॉर एग्जांपल स्पेनिश फ्लू जो 1919 में आया, आज तक वो वायरस है, 100 साल के ऊपर हो गए। वी हैवेंट बीन एबल टू विन अगेंस्ट इट। वायरस स्टिल एग्जिस्ट्स। हम वैक्सीनेशन लेते हैं, दवाइयाँ है, हम मरते नहीं हैं, बट दैट इज़ थैंकफुली बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द वायरस विच हैज़ चेंज्ड इट टू अ स्टेट वेयर आवर इम्यून सिस्टम इज एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है आज के पॉडकास्ट में। रिमेंबर, हम ये जो वायरसेस और बैक्टीरिया ना, हम इन्हें काफ़ी बाइनरी सॉर्ट में देखते हैं। हमने ऐसा किया तो वैसा होगा, ये किया तो वो होगा। हम इनके नेटवर्क्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। विब्रियो नाम का एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया, इसका एक प्रजाति कोलेरा करता है अपने में, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता है अटैक करने से पहले। कोई भी किसी भी सेल लाइन को अगर अटैक करना है तो एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। ये क्या करता है, पहले वेट एंड वॉच करता है। तो पहले एक बैक्टीरिया जाएगा, वो रुकेगा और देखेगा कि मेरे आसपास कितने लोग हैं मेरे साथ अटैक करने के लिए, उनके लिए वेट करेगा, ठीक है। जब सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं, जब बहुत लोग आ जाते हैं, तब उन लोग अटैक करना शुरू करते हैं।
तो एक केमिकल से डिफाइन होता है। तो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं और वो लोग सेंस करते रहते हैं केमिकल कितना बढ़ रहा है। जब बहुत लोग होते हैं तो केमिकल का लेवल बढ़ता रहता है। तो एक जैसे ही एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तब इन लोग वेट एंड वॉच पे नहीं अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप जब नंबर्स कम रहते हैं देन दे आर डूइंग नथिंग, दे आर वेट एंड वॉच। लेकिन जब नंबर्स पूरी तरह से बढ़ जाते हैं एक लेवल के बाद दे अटैक, ठीक है। तो ब्रेन नहीं है बट स्टिल इट इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, ऑलराइट। अच्छा, इसी बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए एक वायरस है जिसे हम कहते हैं विब्रियो बैक्टीरियोफेज। एक फेज वायरस है जो इसको अटैक करता है। ये बैक्टीरिया को खाते हैं, ये वायरस खाते नहीं है, उनके अंदर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो वायरस का मैंने क्या बोला कि जितना आप ग्रो करोगे, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना वायरस के लिए अच्छा है, क्योंकि वायरस चाहता है कि वो मल्टीप्लाई हो। तो मेरे अंदर वायरस है, अगर मैं ग्रो होता हूँ तो वायरस भी ग्रो हो रहा है, राइट। तो जो बैक्टीरिया है अगर वो अटैक करता है तो और जगह स्प्रेड होगा, राइट। तो वायरस चाहता है कि वो अटैक करे, वायरस चाहता है कि बैक्टीरिया अटैक करे, वेट ना करे। अगर वेट करेगा तो वायरस उसके साथ वेट करता रहेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर अटैक करता है तो फटाफट ग्रो करेगा, दैट्स द आइडिया। तो वो जब एक दो बैक्टीरिया रहता है तो बैक्टीरिया तो अटैक नहीं करना चाहता है, तो ये क्या करता है, ये वायरस वो सिग्नल जो है, जो केमिकल का सिग्नल है, उसे तोड़ देता है। वो केमिकल का सिग्नल जब टूट जाता है तब वो बैक्टीरिया को ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए। वो एक अलग टाइप का एक नेटवर्क क्रिएट करता है जो बैक्टीरिया को ये सिग्नल देता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया मेरे साथ, ठीक है। तो बैक्टीरिया को एक कैमोफ्लाज करा देता है, यानी उसको कंफ्यूज करा देता है, उसे ऐसा एक सिग्नल देता है कि यार बहुत बैक्टीरिया है तो अटैक कर, ठीक है। फिर वो अटैक करने लगता है, जबकि है नहीं बहुत सारे बैक्टीरिया। लेकिन वो अटैक से क्या हो जाता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस है, उसको चांस मिल जाता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तभी ये खाएगा, तभी किचन में सामान आएगा, तभी वो बैंगन का भरता बना पाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट, ओके। सो with this I would conclude my explanations about COVID. मैंने ट्राई करा है इसको सिंप्लीफाई करने का। आई एम नॉट श्योर मैं कितना कर पाया। मेरा एक वेबसाइट है vaisthalamus.com। ये जो भी मैंने आज कहा है इसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग ब्लॉग्स में उसमें डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करी गई है। अगर कभी टाइम पड़े तो आप जाना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, बिल्कुल कमर्शियल, कोई इसमें एड्स वगैरह कुछ नहीं है, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है। इट इज़ प्योरली फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव। तो उसमें जाना, कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन रहा ना, ये सर्च करना, वहाँ पे आपको उसके सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर वी शुड कंक्लूड आवर पॉडकास्ट, नो? थैंक यू सुबीर, थैंक यू फॉर ऑल योर इनसाइट्स। हम आशा करते हैं कि आज की एपिसोड काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। थैंक यू।